अगले दिन नाश्ते की टेबल पर पूरा परिवार जमा था। इन लोगों का फैमिली टाइम होता था, जहां पर कि यह लोग सुबह सुबह ही अपने पूरे दिन का प्रोग्राम एक दूसरे से डिस्कस करते थे और रात के डिनर के टाइम पूरे दिन क्या हुआ वो डिस्कस होता था। दोपहर का खाना बहुत कम ही इस घर में बनता था, और अगर बनता भी था तो कभी कभी स्पेशल गेस्ट के आने पर या फिर सुहानी और सियाजी के घर पर रहने पर। तो सुहानी, तुमने मनोज जी से शादी नहीं करनी? सत्यम जी ने एक बार फिर से कोशिश करते हुए सुहानी से पूछा। हालांकि वह सुहानी का जवाब जानते थे, लेकिन फिर भी सुहानी के मुंह से सुनना चाहते थे। सुहानी ने सीधे इनकार में सर हिला दिया। नो वे, मुझे उस तरह के लड़के नहीं पसंद, मुझे दूसरे टाइप के लड़के चाहिए। सुहानी अभी बोल ही रही थी कि समय बीच में बोल पड़ा। हाँ, वैसे लड़के चाहिए जिन्हें लड़का कम, नमूना ज्यादा कहना सही रहेगा, जिनके आगे के बाल लाल रंग के होते हैं, आधे सफेद, एक कान में बाली होता तो दूसरे कान में झुमका वाली, और हाथ की उंगलियों में तो नेल पेंट लगे रहते हैं। तुम तो अपना मुंह बंद रखो शराफत की टोकरी, वरना अपनी तशरीफ का टोकरा उठाकर यहाँ से लेकर चले जाओ। समय की बात पूरी होने से पहले ही सुहानी चिल्ला उठी थी। समय, सिया जी ने समय को आंखें दिखाई। समय ने अपने होठों पर उंगली रख ली थी। जब तुम्हारे लिए लड़की पसंद की जाएगी, तब तुम्हारी पसंद पूछी जाएगी। फिलहाल सुहानी की पसंद जानना जरूरी है। बोलो सुहानी, वह लड़का कैसा होना चाहिए? सिया जी ने पूछा। मेरे जैसा होना चाहिए, स्मार्ट और इंटेलिजेंट, हर बराबर में मेरे जैसा होना चाहिए। सुहानी ने अपने फर्जी कॉलर खड़े करते हुए कहा। तब तो चल गई गाड़ी। 7 फेरे की जगह तीसरे फेरे में ही एक्सीडेंट हो जाएगा। समय सर हिलाते हुए बोला। क्या मतलब? सुहानी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। मतलब यही कि जितना तेरे पास दिमाग है ना, अगर उतने दिमाग का ही लड़का ढूंढा गया तो अगले ही दिन फैमिली कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल हो जाएगा। इसलिए बहना, अपने ये फरमाइश का पिटारा बंद करो और साफ साफ बताओ कि कैसा लड़का चाहिए। समय बोल गया। मैं कोई फरमाइश नहीं कर रही, मुझे मेरे डैड के जैसा लड़का चाहिए। उसमें और कोई क्वालिटी हो चाहे ना हो, लेकिन डैड जितनी क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। सुहानी ने सबके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात पर सत्यम जी मुस्कुरा दिए। ओके बेटा जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता क्योंकि इस समय तुम इतनी छोटी हो। कली जैसी नाजुक लड़की को संभालने के लिए फिलहाल में तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा, पर फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। सुहानी की बात सुनकर कि उसे अपने पापा जैसा लड़का चाहिए, सत्यम जी कुछ इमोशनल हो गए थे। हाँ हाँ, पापा जैसा चाहिए तो कम से कम 50 वर्ष तो उम्र होगी ही। समय ने याद दिलाते हुए कहा। 2 बच्चों का बाप होने के साथ साथ एक बीवी पहले से भी होगी। सिया जी ने भी पीछे से कहा। अब ये सब क्या है? सत्यम जी इन दोनों का टोंट नहीं समझ पाए थे। नहीं, सुहानी चिल्लाई। अब क्या तुम्हें डैड की तरह लड़का भी नहीं चाहिए? समय ने चिढ़ाते हुए पूछा। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, वह डैड समझ गए हैं। तुम अपना मुंह बंद रखो। सुहानी बोली। ओके ओके, तुम दोनों झगड़ा मत करो। सुहानी की बात मैं समझ चुका हूँ और मैं सुहानी के लिए उसकी पसंद का लड़का देखने की कोशिश करता हूँ, बस तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। सत्यम जी ने बीच बचाव करते हुए कहा। वैसे सिया जी, क्या आज आप एनजीओ जा रही हैं? सत्यम जी ने पूछा। मेरा जाने का मूड नहीं था, कुछ थकान सी महसूस हो रही है, लेकिन सुहानी का काम है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सिया जी ने कहा। सुहानी का काम? सुहानी को कौन सा एनजीओ से काम पड़ गया? क्या ये भी वहीं पर अब जॉब करना चाहती है? समय चौंक उठा था। इसकी सहेली कुमुद के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसी के सिलसिले में मुझे आज एक मीटिंग लेनी है, सिया जी ने बताया। अच्छा, वो?
सत्यम जी को याद आया रात में उनकी और सिया जी की इस मैटर पर बात हुई थी। तो फिर सिया जी सुहानी की प्रॉब्लम है तो सुहानी को भी साथ लेकर जाइए। पर आप दोनों सतर्क रहिएगा। देशमुख परिवार शरीफ तो नहीं है। सत्यम जी ने आंखों ही आंखों में सिया जी से कुछ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। सुहानी के साथ रहने से कुमुद से बात करने का मौका मिल जाएगा। सत्यम जी की आंखों का इशारा समझकर सिया जी बोली। पर मुझे क्यों पापा? सुहानी समझ नहीं पाई। उसने तो सोचा था कि सब लोगों के घर से जाने के बाद वह आराम से अमित से बातें करेगी। पिछले 2 दिनों से उसकी अमित से केवल फॉर्मेलिटी वाली बात हो पा रही थी और उसके पहले भी उसकी तबीयत खराब होने के कारण वह अच्छे से बात नहीं कर पाई थी, जिसके कारण अमित का अंदाज कुछ बुझा बुझा सा था। लेकिन सत्यम जी तो उसे सिया जी के साथ एनजीओ भेज रहे थे। अब वो अमित से कैसे बात कर पाएगी? बेटा, तुम्हारा घर में अकेले रहना सही नहीं होगा। हम लोग घर से बाहर ऑफिस निकल जाएंगे। मम्मी भी जा रही है। तुम अकेले घर में बैठकर क्या करोगी? वहां जाओगी, घूम लोगी। अभी अभी कुछ दिन पहले तुम बीमारी से उठी हो, इस कारण काफी दिनों से तुम बाहर भी नहीं निकली। माहौल बदलेगा तो तुम्हारा मन भी लग जाएगा और अपनी सहेली से भी मिल लेना। सत्यम जी ने समझाया। ठीक है, तो मैं रेडी हो जाती हूँ। सुहानी ने अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। ओके, तुम रेडी होकर आओ, तब तक मैं भी तैयार हो जाती हूँ। लेकिन कपड़े ढंग के पहनना, हो सकता है कि हमें बस्ती की तरफ भी जाना पड़े। वहाँ का माहौल कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए जीन्स के साथ लॉन्ग टॉप कैरी करना। नाश्ते के बाद सिया जी ने कहा। साड़ी ना बांध लूं? सुहानी ने मुंह बनाते हुए पूछा। बिल्कुल बांध सकती हो, अगर तुम्हें साड़ी बांधना आता हो। सिया जी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। घर पर वह भी जीन्स टॉप पहनती थी, लेकिन अगर एनजीओ जाना हो, अधिकतर हैंडलूम की साड़ियां ही बांधती थी। मुझे बांधना नहीं आता, तो आप बांध दीजिएगा, सुहानी ने तुरंत कहा। बांधने को तो कोई भी साड़ी बांध देगा। तुम्हारे गूगल बाबा और यूट्यूब करीब 100 तरीकों से साड़ी बांधने की कला सिखा देंगे, लेकिन क्या साड़ी बांधकर तुम चल पाओगी? बस्ती के रास्ते बहुत खराब है। वहाँ तुम्हारी यह हाई हील की सैंडल 2 कदम नहीं चल पाएगी, इसलिए मॉम जो कह रही है वही पहन लो और साथ में फ्लैट चप्पल या जूते यूज करना, समय ने हिदायत देते हुए कहा। तुम्हें तो बहुत पता है। सुहानी लड़ने को तैयार थी। बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं अपनी फैक्ट्री के लिए अधिकतर लेबर ढूंढने के लिए या फिर कुछ जरूरी काम के लिए जाता हूँ। वहाँ पर तो मेरा ये चमचमाता हुआ ब्रांडेड चमड़े का जूता अपनी अंतिम सांसें लेने लगता है। तो फिर तुम्हारी हाई हील की सैंडल का क्या हाल होगा? तुम सोच सकती हो, गाड़ी से उतरते हैं तुम्हारी सैंडल दम तोड़ देगी। उसके पहले मैं अपनी सैंडल तुम्हारे चेहरे पर ना तोड़ दूं? सुहानी ने गुस्सा दिखाते हुए पूछा। बिल्कुल तोड़ सकती हो, मेरे सर पर क्यों तोड़ोगी? मुझे दे दो, मैं अपने हाथों से तोड़ देता हूँ। मैं खुशी खुशी यह शुभ काम कर देता हूँ। लेकिन तुम सोच लो कि फिर तुम पहन करके क्या जाओगी, क्योंकि वहाँ पर तो जगह जगह गड्ढे हैं। पता नहीं चलता कि गली में गड्ढे है या फिर गड्ढों में गली है। समय ने कहा। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे दिमाग में गड्ढा हो गया है, सुहानी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा। तुम दोनों को अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए तैयार होना है कि नहीं? सिया जी ने फिर से दोनों भाई बहनों का झगड़ा बीच में ड्रॉप करते हुए पूछा। जाना ही होगा, सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो फिर जल्दी तैयार होने के लिए जाओ और समय तुम भी तैयार होकर नीचे आओ। पापा नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। पहले आप दोनों ऑफिस के लिए निकल लीजिए, तो हम एनजीओ के लिए निकलेंगे, सिया जी ने एक लाइन में कहा। ओके मैडम, मेरा तो हो गया, मैं तैयार होने जाता हूँ। समय तुम भी तैयार होना।
सत्यम जी अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए बोले। सुहानी भी अपने कमरे में तैयार होने के लिए निकली तो सिया जी भी मेड को काम समझाकर अपने कमरे में आई। आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप सुहानी को मेरे साथ एनजीओ क्यों भेजना चाहते हैं? सत्यम जी को आराम से ऑफिस के लिए तैयार होते हुए देखकर सिया जी ने पूछा। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बल्कि जो सुहानी के दिमाग में चल रहा है मैं उसको निकालकर बाहर फेंकना चाहता हूँ। वो कैसे? आपने देखा ना, सुहानी ने लड़का ऐसे रिजेक्ट किया जैसे कि वह कोई कपड़ा रिजेक्ट कर रही हो। आपको लगता है उसके दिमाग में जो फितूर चल रहा है उसको निकालकर बाहर फेंकना इतना आसान है? सिया जी ने पूछा। जिंदगी के कई सबक हम किताबों में पढ़कर नहीं सीख सकते सिया जी, जब तक कि उनसे हमारा सामना नहीं हो। मैं सुहानी को वही सबक पढ़ाना चाहता हूँ और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। सत्यम जी ने सिया जी के कंधे को पकड़ते हुए कहा। मतलब? सिया जी समझ नहीं पाई थी। कल रात आपने मुझसे कहा ना कि कुमुद को शादी के बाद बहुत प्रॉब्लम हुई, और सुहानी का कहना है कि शादी से पहले कुमुद ने कई रंगीन सपने देखे थे। मैं उन्हीं सपनों के टूटने का दर्द, जो कि अभी सुहानी ने केवल सुनकर ही महसूस किया है, उस दर्द को उसे उसकी आंखों से दिखाना चाहता हूँ ताकि ये दर्द उसके दिल में बैठ जाए। सत्यम जी ने अपना आगे का प्लान बताते हुए कहा। आप जिस दर्द को सुहानी के दिल में बैठाने की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उसको देखकर सुहानी का मन हमेशा हमेशा के लिए शादी ना करने का ही ख्याल कर ले। सिया जी ने सिक्के का दूसरा पहलू बताते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा सिया जी। सुहानी की आंखों के सामने मैं और आप एक ब्यूटीफुल कपल की तरह बेस्ट एग्जाम्पल में दौड़ते हैं, इसलिए सुहानी का मन शादी से कभी नहीं भागेगा। इतना तो मैं समझ गया हूँ, क्योंकि सुहानी ने लड़के की डिमांड भी ऐसी ही करी है। पर कुमुद की हालत देखकर सुहानी के दिमाग में कई चीजें एक साथ चलेंगे। कम उम्र में शादी होने के साइड इफेक्ट, सही जीवन साथी ना मिल पाने के कारण होने वाले साइड इफेक्ट, और उसके साथ साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते के टूटने का दर्द, या फिर उस रिश्ते में अनचाहे साथी के साथ बंधने का दर्द। हालांकि कुमुद के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे दुख है, और उसको वहां से निकलने में जो मदद करनी होगी आप कर सकती हैं, और जहां मेरी मदद की जरूरत होगी वह भी आप मुझसे बता सकती हैं। मेरे लिए भी वह सुहानी के जैसे ही है, लेकिन मैं सुहानी को वैसी प्रॉब्लम से दो चार होने नहीं दे सकता। अब सुहानी को समझना होगा उसे क्या चाहिए, और कुमुद से ही उसको जिंदगी के सबक मिलेगी। और अगर आप चाहेंगी तो ऐसे कई एग्जाम्पल दिखाकर सुहानी के दिमाग को मजबूत कर सकती हैं, जिससे कि उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने में आसानी होगी। सत्यम जी ने सिया जी की आंखों में देखते हुए कहा। सत्यम जी की बात समझकर सिया जी की आंखें मुस्कुरा उठी थी। हम सुहानी के माता पिता हैं सिया जी। हम सुहानी को उंगली पकड़कर चलना सिखा सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी उसका हाथ पकड़कर नहीं चल सकते। ये सुहानी की जिंदगी है और इसका सफ़र सुहानी को ही तय करना होगा। हम बस उसके पैरों को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि पथरीली जमीन पर भी उसके पैर डगमगाए नहीं। सत्यम जी ने कहा, ग्रेट आइडिया, मेरे पति के पास तो दिमाग है। सिया जी ने मुस्कुराते हुए सत्यम जी की तारीफ करते हुए कहा। नहीं सिया जी, इस समय आप गलत बोल रही हैं। सत्यम जी ने भी मुस्कुराते हुए सिया जी की बात का जवाब दिया। इस वक्त उनके होठों पर शरारती मुस्कुराहट खेल रही थी। क्या मतलब आपका? सिया जी नहीं समझ पा रही थी। आपके पति के पास दिमाग नहीं है, पर हाँ, सुहानी के पिता के पास दिमाग है, सत्यम जी कहते हुए खुलकर हंस पड़े। सिया जी ने बुरा सा मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा और मुंह घुमाकर कमरे से बाहर निकलने लगी। अरे रुकिए तो, हमारी बात पूरी सुनिए। सत्यम जी ने सिया जी का हाथ पकड़ लिया। अब क्या है? सिया जी ने नाराज नाराज पूछा।
मैंने कहा ना कि सुहानी के पापा के पास दिमाग है, सिया जी के पति के पास नहीं। तो प्यारी सिया जी, मेरे इस शर्ट की टाई पसंद करने में मेरी मदद कर दीजिए। आपके पति का दिमाग इस जगह पर काम नहीं कर रहा। सत्यम जी ने बेचारा सा फेस बनाते हुए कहा। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि टाई बांध दीजिए। सिया जी ने बेड पर से टाई उठाकर सत्यम जी के गले में डालते हुए कहा। अब दोनों पति पत्नी मिलकर सुहानी को जिंदगी का अलग सबक सिखाने और दिखाने वाले थे, लेकिन सुहानी तो फिलहाल में अमित से बात कर रही थी, जिसके लिए वह खुद सबसे बड़ा जिंदगी का एक सबक बनने वाली थी। अगले भाग से हम आदर्श से मिलेंगे, इस कहानी के मेन हीरो से। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताएं। हर हर महादेव।